हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज हम 7 दिन बाद मिल रहे हैं और 7 दिन की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पहला पार्ट है और ऐसे ही 1-2 पार्ट और भी बनेंगे, मतलब या तो 2 पार्ट बनेंगे या 3 पार्ट बनेंगे इसके। ठीक है, तो जो ये न्यूज़ हैं ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 और आज 31 तारीख है। तो ये इन 7 दिनों की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होंगी। ठीक, तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमने क्या किया है कि मैंने ये किया है कि जो इम्पॉर्टेंट 8 न्यूज़ हैं पहले उनको कवर किया है। ठीक है, वरना ये वीडियो क्या बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगा और फिर जो आपको सस्टेन करने में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो जो ये 7 दिन के न्यूज़ हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम देखते हैं एज़ यूजुअल, वो हम देखेंगे जो भी लास्ट डीएनए हुआ था। और वो डीएनए कब का हुआ था, शायद 24 मार्च का डीएनए था। तो उसका हम क्या करेंगे, एक बार उन क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। ठीक, फिर एज़ यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर न्यूज़ है नहीं, और जो भी वन लाइनर न्यूज़ है वो यहाँ कवर की गई है। जैसे मतलब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको अगर मैं वन लाइनर न्यूज़ की बात करूँ तो जैसे ये न्यूज़ है कि साहित्य भूषण अवार्ड हो गया या साहित्य गौरव सम्मान हो गया। ठीक है, या जो उत्तराखंड भाषा संस्था है उनके द्वारा क्या दिया जा रहा है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनको हम क्या करेंगे, वन लाइनर न्यूज़ के तरीके से हमने क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, इसमें जैसे ये भी एक न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, तो ये डॉक्टर मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान मिला है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में सीधे ही यहाँ पर क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। ठीक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या, पहली न्यूज़ क्या है, सबसे पहले है मिशन कोशिश। और ये मिशन कोशिश एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जीएस पेपर 6 की बात करते हैं, उत्तराखंड में शिक्षा, तो वहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है और शिक्षा से संबंधित पिछले जो 2024 का पीसीएस का एग्जाम हुआ था वहाँ पर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन पूछा था। अब जैसे ये मिशन है तो ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साथ में ये मेंस में कहाँ पर रिलेवेंट है उसको भी हम देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया ये है कि आपकी जो 6वां पेपर है वहाँ पर शिक्षा से संबंधित आपके पास टॉपिक है और आपके पास शिक्षा से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेन्स में, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, तो जैसे ये छोटे छोटे इनिशिएट होते हैं ना, वहाँ पर आप इसको एज ए एग्जाम्पल की तरीके से क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, या सरकार के द्वारा क्या कोशिशें की जा रही है शिक्षा को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, सरकार ऐसे कौन से मोटिव है सरकार के जिससे सरकार शिक्षा को और बेहतर कर रही है, उस एस्पेक्ट में ये जैसे न्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है। और जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है इसमें अभी क्या हुआ है, डीबीटी हुआ है, डायरेक्ट एक मिनट सॉरी, हाँ, डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये जो न्यूज़ है, ये जो योजना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप जीएस पेपर 3 की बात करें, ठीक है, वहाँ पर सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, या आप जीएस पेपर 6 की बात करें, ठीक है, कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऐसे कौन से क्या योजनाएँ चलाई जा रही हैं जो क्या है, किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनके माता पिता नहीं है, ठीक है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में आप वहाँ पर कोड कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब हुई थी, जिन बच्चों के क्या हुए थे, कोविड-19 में माता पिता का क्या हुआ था, देहांत हुआ था। ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता का देहांत कब हुआ था, कोविड टाइम पे हुआ था। तो उत्तराखंड ने क्या करा था, उन बच्चों के लिए क्या चलाई थी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई थी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि थोड़ा वात्सल्य योजना के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेंगे प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से। ठीक है, और जो भी आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम है, चाहे वो वनडे एग्जाम है चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम है, वो वहाँ के लिए क्या हो जाती है, ये न्यूज़ अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो ये भी हो गया। फिर जो अगली न्यूज़ है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है। अनुसूचित जाति आदेश 1950 का है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो लोग हिंदू हैं, ठीक है, जो लोग हिंदू हैं या बौद्ध हैं, ठीक है, क्या है, बौद्ध हैं या जैन हैं, यहीं पर क्या होगा, ये एससी वाली संकल्पना देखी जाएगी। मुस्लिम, यहूदी, बाकी जो भी क्या है, इन 3 धर्मों से अलावा जो भी धर्म है, चाहे वो मुस्लिम हो गया चाहे वो यहूदी हो गया, वहाँ पर एससी जो रिजर्वेशन है वो लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना।
ठीक है। और प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से भी जितने भी यहाँ पर प्रीलिम्स के फैक्ट्स होंगे वो आपको क्या दिखाए जाएंगे, डिटेल में बताए जाएंगे। ठीक, फिर जो अगली न्यूज़ है वो है मछली पालन से संबंधित। और यहाँ पर 2021 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वहाँ पर आपको पूछा था मेंस एग्जामिनेशन में कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली 5 मछलियों के नाम बताओ। तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इसमें आपको जैसे ट्राउट फिश हो गई है ना, और जो हिमालय में मतलब जो ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली मछली है उसके बारे में, थोड़ा इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और मेंस में आप इसको ना सीधे सीधे कहाँ पर जीएस पेपर 2 इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जीएस पेपर 6 उत्तराखंड की इकोनॉमी से भी क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ साथ में जैसे हम क्या बोलते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली जो संकल्पना है, चाहे वो भारतीय सरकार की है चाहे फिर वो उत्तराखंड सरकार की है, उस एस्पेक्ट में भी ऐसी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर किमोली और चिलोली एक गांव है, यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, जैसे गणेश भगवान जी की मूर्ति हो गई, ये शिव मूर्ति यहाँ से मिली हैं। तो ये थोड़ा सा मेंस के एस्पेक्ट से और थोड़ा प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से कि कहाँ से हाल ही में कहाँ से ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे आप जीएस पेपर 1 की बात करें, उत्तराखंड का इतिहास या आर्ट एंड कल्चर की बात करें, या आप कहाँ की बात करें, जीएस पेपर 5 की बात करें, पहला है भारत का इतिहास और कला एवं संस्कृति, और जो जीएस पेपर 5 है वहाँ पर है उत्तराखंड का इतिहास और कला एवं संस्कृति। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो अगली न्यूज़ है ये प्रज्ञानम से संबंधित है, और प्रज्ञानम क्या है, एक एआई चैटबॉट है। ठीक है, जो उत्तराखंड सरकार ने क्या करा है, इसमें बहुत सारे पुराणों को इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो जो अपने क्या है प्राचीन कालीन क्या है पुराण है, वेद हैं, वहाँ पर इसका संकलन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं आप, या तो जीएस पेपर 5 में, ठीक है, उत्तराखंड की आर्ट एंड कल्चर में, या जो प्राचीन उत्तराखंड है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको जीएस पेपर 3 से, कि कैसे हम पुरातात्विक चीज़ों को भी आधुनिक तरीके से और वर्तमान समाज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर कल्पेश भोज, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये 1 लाइनर न्यूज़ है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक, फिर डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब, तो क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की वार्तालाप हुई थी, और वहाँ से ये बात आई थी कि उत्तराखंड को क्या बनाना है, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्थानों के नाम आए हैं। अगेन ये न्यूज़ भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं, या मार्च में किसी भी डे की पीडीएफ की लेक्चर चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम में जाना है, टारगेट यूकेपीएससी को सर्च करना है, या आप इस बार कोड से भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक यूज़र नेम मिलेगा, आपको या तो आप वहाँ से जानकारी ले लें, या फिर आपको वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा कि कैसे आप ये पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 26 मार्च को हमने लेक्चर नहीं बनाया था, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 26 मार्च 1974 को क्या हुआ था, चमोली में गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं ने पेड़ों में चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा है चिपको आंदोलन के बारे में, और हमें ये भी पता है कि ये 26 मार्च को हुई थी घटना, 1974 को हुई थी। ठीक है, लेकिन ये हमें मुझे तो नहीं था एटलीस्ट पता कि इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो 27 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, तो इसी को बाद में क्या बोला गया, चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक, उस टाइम पे जो गौरा देवी थी उनकी उम्र कितनी थी, तो 50 वर्ष की गौरा देवी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक निजी कंपनी और ठेकेदार थे, उन्होंने क्या करा था कि 2500 पेड़ों को काटने की बात करी थी। ठीक है, लेकिन उस दिन क्या था, 26 मार्च के दिन क्या था कि वहाँ पर क्या थे, गांव में पुरुष तो थे नहीं, तो महिलाओं ने क्या करा था, हथियारों का जवाब देने के लिए हथियार से नहीं दिया था बल्कि क्या करा था, पेड़ों को गले लगाकर यहाँ पर जवाब दिया गया था। ठीक है, तो महिलाओं का जो अडिग साहस था वहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ से क्या हुआ कि जो ठेकेदार थे वो पेड़ काटने में क्या नहीं हो पाए, सक्षम नहीं हो पाए, मतलब उन्होंने पेड़ नहीं काटे। तो इसी को क्या बोला जाता है, चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसी को अभी क्या बोला गया, चिपको आंदोलन बोला गया। बाद में क्या हुआ कि जो ये चिपको आंदोलन है इसकी जो झलक है ये दिल्ली तक पहुँची, और फिर इंदिरा गांधी जी, उस टाइम की कौन थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसके लिए कमेटी भी बैठाई थी। ठीक है, तो रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, रिपोर्ट के बाद हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट घटना है। ठीक है,
तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक, तो बाकी क्या है कि आज भी यह आंदोलन दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखो जैसे ये चिपको आंदोलन तो क्या था, उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही एक अपिको आंदोलन है। अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वैसे ही एक राजस्थान का बिश्नोई समाज है, वो भी प्रकृति के लिए बहुत अच्छे कदम उठाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। पर आपको मुझे क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में अपिको आंदोलन के बारे में बताना है, पर डिटेल में बतानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं येस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन या लास्ट डीएनए हुआ था अपना। ठीक है, 24 मार्च को हुआ था, उसके क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही पारंपरिक लोक कलाओं और हेरिटेज गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो क्या हुआ था, जैसे उत्तराखंड का एपण कला है ना, वैसे ही क्या था, रघुराजपुर हेरिटेज विलेज था, कहाँ पर, उड़ीसा में था, है ना। वहाँ पर क्या था, ये जो रघुराजपुर विलेज है उसके पट्टचित्र काफ़ी फेमस थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया भी था रघुराजपुर के बारे में बड़े डिटेल में, वहाँ पर प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से एज वेल एज मेंस के एस्पेक्ट से भी बताया था। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या है कि उत्तराखंड की पारंपरिक एपण कला मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है, जिसे वर्ष 2021 में क्या मिला, जीआई टैग प्रदान किया गया। ये जो पहला कथन है ये बिल्कुल क्या है, सही कथन है। फिर जो दूसरा कथन है उसमें क्या है, अपनी पट्टचित्र कला के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध रघुराजपुर हेरिटेज विलेज मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश न बल्कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है वो मावट, जो हमने पश्चिमी विक्षोभ पढ़ा था वहाँ से संबंधित है। और जो लास्ट में मेरे को अच्छे से याद है, एक मैं आपको PYQ करा रहा था, PYQ सीरीज़ करा रहा था। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है, यहाँ से क्या होता है, 75 to 80% क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ देखा था कि जो लौटता हुआ मानसून होता है उसमें कितने परसेंट बारिश देता है वो भारत को, तो 10 से 12% बारिश कौन देता है, लौटता हुआ मानसून देता है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ है जो कहाँ से आता है, भूमध्य सागर से आता है या ऊपर कैस्पियन सागर से जो आता है इधर। ठीक है, वो भी किसकी वजह से आता है, जेट स्ट्रीम की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, जेट स्ट्रीम की वजह से आता है। कहाँ पर, भारत में। और भारत के उत्तर भारत में क्या करता है, बारिश करता है। और कब करता है, शीतकाल में करता है। ठीक है, जो चिलिंग आवर वाली अवधारणा थी वो भी हमने उसी से रिलेट करके पढ़ी थी। ठीक है, तो वो कितनी बारिश करता है, केवल 2 से 3% या 3 से 5% के आसपास की बारिश करता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपके जीएस में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ये आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो हम PYQ कर रहे थे, क्यों मैं वहाँ पर कह रहा था कि डीएनए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा था क्योंकि हम क्या कर रहे थे, बड़े ही डिटेल में डीएनए में डिस्कस करते हैं। जब कोई एक न्यूज़ आती है तो उसको हम इतने डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उसका स्टैटिक पोर्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो न्यूज़ हैं, ये चाहे वो आप UKPSC की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, चाहे आप UKSSC की बात कर लो। ठीक है, वहाँ के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप पेपर को देख रहे हो। ठीक है, पेपर के ट्रेंड को देख रहे हो। तो ये ऐसे मत समझो कि ये न्यूज़ें केवल और केवल PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर एग्जाम के लिए नहीं है। ये PCS एज वेल एज सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन को भी क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण चर्चा में रही मावट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखो मावट कहाँ पर बोला जाता है, इसको राजस्थान में बोला जाता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होने वाली एक मानसूनी वर्षा है। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये शीतकाल में होने वाली क्या है, एक वर्षा है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये बिल्कुल सही है। यह रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया तो इसके लिए क्या होती है, ये बड़ी ही लाभकारी होती है। उत्तराखंड में जैसे सेब के बागान हो गए, है ना, जो ये सारी चीज़ें होती है उनके लिए क्या होता है, चिलिंग आवर वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगली जो न्यूज़ है वो नमस्ते स्कीम थी। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो क्या है, जो हमारे क्या है, जो सीवेज टैंक को या सेप्टिक सीवर टैंक को साफ करने वाले लोग थे, उनके लिए ये योजना बनाई गई थी, नमस्ते स्कीम योजना बनाई गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों को शून्य करना है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। जो इसका दूसरा ऑप्शन है क्या है, यह योजना पूरी तरह से केवल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। ये बिल्कुल गलत है। आवास और शहरी मामले मंत्रालय तो है ही है, लेकिन साथ में एक और मंत्रालय है
ठीक है। उसका कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, बताना है कि और दूसरा मंत्रालय इसमें कौन सा था, किसको किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो नमस्ते स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। जो इसका तीसरा ऑप्शन है कि इस योजना के तहत मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के साथ साथ सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने की भी क्या था, प्रावधान था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 और 3 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। फिर हमने उस दिन देखा था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी, है ना। तो जो तपेदिक है, तपेदिक और उससे संबंधित सरकारी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करने वाली एक वायरल बीमारी है, ठीक है। मतलब ये फेफड़ों को भी प्रभावित करती है, मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। हमने बहुत सारी एस्पेक्ट में इसको देखा था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया। नहीं, भारत ने 2025 करा था टीबी उन्मूलन, और बाकी पूरे विश्व के लिए जो एसडीजी के हिसाब से था वो 2030 था। तो इसका जो बी वो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, ठीक है। फिर जो तीसरा ऑप्शन है कि निश्चय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को पोषण सहायता के रूप में प्रतिमाह 500 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका केवल तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। इसका जो फेफड़ों के साथ साथ किसको प्रभावित करता है, ये तो अपने मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2-3 अंग और भी थे इसमें, ठीक है, वो आप मुझे कहाँ पर बताएंगे, कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। तो इसका क्या है ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आपके रिविजन के लिए भी, ठीक। अब जो पहली न्यूज़ है, ठीक, वो क्या है कि मिशन कोशिश के बारे में, वो क्या है, मिशन कोशिश के बारे में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्या होगा कि 1 अप्रैल से 30 जून तक की क्या पड़ेंगी, छुट्टियाँ पड़ेंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि 1 से 12 तक की क्लासें क्या चलेंगी, संचालित की जाएंगी। इसके तहत क्या होगा कि जो कमज़ोर छात्र हैं, ठीक है, जो कमज़ोर छात्र हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको लर्निंग दी जाएगी, ठीक। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट योजना है जो आपके कहाँ पर कनेक्ट करती है, मेंस में। देखो प्रीलिम्स में तो क्या आएगा कि मिशन कोशिश का संबंध किससे है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, यही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मेंस में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, कहाँ के लिए, जीएस पेपर 6 के शिक्षा वाले टॉपिक के लिए, ठीक है। आपके पास एक टॉपिक है शिक्षा, वहाँ के लिए क्या हो जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पेपर 2 में सामाजिक न्याय और शासन, है ना, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, वहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और उत्तराखंड का जो पेपर है, जो राज्य विशेष पेपर है, पेपर 6, जो नया पैटर्न है, ठीक है, जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों पर भी क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, और बनते आए हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो 2025 का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, जो मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक, जो कि कब है, अप्रैल में है, जो कब है, अप्रैल में है, और लास्ट वीक में है शायद, है ना। उसमें भी आपको शिक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहाँ पर, पेपर 6 में, कहाँ पर, पेपर 6 में आपको देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ के लिए क्या है, एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, शिक्षा की गुणवत्ता बनाम साक्षरता। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सरकारी स्कूलों पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वहाँ नामांकन तो है, लेकिन बच्चों का लर्निंग आउटकम, यानी जो उन्हें उनकी अपनी शिक्षा के हिसाब, जो अपनी कक्षा के हिसाब से आना चाहिए वो उनको नहीं आता। इसको क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम कहते हैं। देखो ऐसे वर्ड्स को आप क्या करें, संभाल के रखें, ठीक है। और मेंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करें। जब भी आप ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तो ये मान के चलिए कि एग्जामिनर आपसे बहुत अच्छा प्रभावित होगा, और जब वो आपसे अच्छा प्रभावित होगा तो आपको क्या देगा, नंबर देगा, ठीक है। तो क्या है, कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर है, मतलब उनका लर्निंग आउटकम क्या नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब जिस कक्षा में वो हैं उस कक्षा के हिसाब से जितना नॉलेज उन्हें होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आपको क्या पढ़नी चाहिए, जो लेटेस्ट असर रिपोर्ट होगी, ठीक है, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं वो लेटेस्ट एक बार असर रिपोर्ट पढ़ लें, जरूर पढ़ लें। ये असर रिपोर्ट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट होती है, ठीक है। जैसे कि असर की वार्षिक रिपोर्ट में भी अक्सर सामने आता है, ठीक है, कि क्या है, लोग बच्चे क्या हैं, कमज़ोर हैं, उनका लर्निंग आउटकम क्या है, कम है। तो मिशन कोशिश इसी समस्या का सीधा समाधान निकालने का एक क्या है, प्रयास है। देखो सरकार के द्वारा शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वहाँ पर आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि मिशन कोशिश एक ऐसी पहल है जहाँ पर
लर्निंग आउटकम को अच्छा करने के लिए सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। ठीक है, अब योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे रिमेडियल क्लासेस। रिमेडियल क्लासेस क्या होते हैं, देखो इन शब्दों को कहीं पर लिख लेना है। ठीक है, रिमेडियल क्लासेस मतलब क्या होता है कि कमज़ोर बच्चों की पहचान करके उन्हें मुख्य धारा के बच्चों के बराबर लाने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी विशेष अभ्यास कराना। मतलब ऐसा होमवर्क नहीं देना। देखो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, जब भी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ती हैं, ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं कि एक भारी भरकम क्या दे देते हैं, काम दे देते हैं घर के लिए। ठीक है, होमवर्क दे देते हैं। अब वो क्या होता है कि खुद सोचो आप उसको कहाँ से करते थे, या तो किसी की कॉपी ले लेते थे वहीं से उतार लेते थे, या फिर क्या करते थे कोई गाइड पकड़ लेते थे। ठीक है, कोई गाइड पकड़ लेते थे वहाँ से उतार लेते थे, या कोई ऐसी चीज़ पकड़ लेते थे जो क्या हो केवल और केवल लिखने से संबंधित हो कि आपने वहाँ से और यहाँ छापना है, मतलब फोटो स्टेट करने से संबंधित है। लेकिन अब जो ये रिमेडियल क्लासेस की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है। ठीक है, जो बच्चा कमज़ोर है और उसकी क्या कमजोरी है उस हिसाब से उसे होमवर्क दिया जाएगा, और जब उसको उस हिसाब से होमवर्क दिया जाएगा तो क्या होगा, वो वहाँ पर क्या करेगा, अपने ग्राफ को फिर इंक्रीज करेगा। ग्राफ मतलब ग्राफ का यहाँ पर क्या मतलब है, अपने शिक्षा के स्तर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर दक्षता आधारित शिक्षण भी दिया जाएगा। रटने की बजाय मूलभूत पाठों और वास्तविक समझ दक्षता पर क्या दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है शिक्षकों की क्या जवाबदेही है। इस अभियान की सबसे अच्छी बात यही है कि शिक्षकों को अपनी डायरी में छात्रों की कमियों और अपनी शिक्षण योजना को अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। यह शिक्षा प्रशासन में जवाबदेही लाएगा, बशर्ते यहाँ पर क्या ना हो, केवल डायरी भरने तक ही ये संबंधित ना रहे। ठीक है, सीमित ना रहे, संबंधित नहीं, बल्कि केवल और केवल डायरी भरने तक ही सीमित ना रहे। कई बार क्या होता है, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो छात्र हों, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं कि सीधे ऐसे ही कुछ भी लिख लेते हैं कि हमने आज ये पढ़ाया और आज ये करा। जब तक इसका वास्तविक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक जो चीज़ें हैं वो ज़मीनी स्तर पर हमको देखने को नहीं मिलेंगी, प्रत्यक्ष तौर पर भी और परोक्ष तौर पर भी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि यहाँ पर प्रिंसिपल को या जो हेड टीचर होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे हेड मास्टर भी बोलते हैं उन्होंने किसी किसी स्कूल में, लेकिन कहीं पर प्रिंसिपल वाली अवधारणा है। ठीक है, वहाँ पर उनको एक अच्छा मॉनिटर मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर सरकार को भी बहुत अच्छे तरीके से उनको फिर पुरस्कृत भी करना चाहिए। ठीक है, फिर प्रिंसिपल सर को भी क्या करना चाहिए, अपने जो स्कूली लेवल पर है, स्कूली लेवल पर क्या करना चाहिए, टीचर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए या पुरस्कृत करना चाहिए। इससे क्या बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, वो इसमें इस अच्छे से कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की और अच्छे से रुचि रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मिशन कोशिश, ठीक है, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई है, ये अच्छे से समझ आया होगा। अब जो अगली न्यूज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये क्या है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से संबंधित एक न्यूज़ है ना। तो उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खोने वाले अनाथ बच्चों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता राशि, मतलब कितने रुपए, 3,000 रुपये जारी किए, प्रतिमाह 3,000 रुपये जारी करिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो जो इसके प्री एस्पेक्ट है इसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स वाले पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में क्या करेंगे, हम इसको मेंस के एस्पेक्ट से भी देखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ही ये डीएनए क्या होता है, बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि योजना के मूल तथ्य क्या होते हैं, बेसिक फैक्ट्स क्या है। तो योजना का नाम क्या है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो कब हुई थी, 2 अगस्त 2021 में हुई थी, और किसके द्वारा शुरू की गई थी, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरू करी गई थी। ठीक है, ये क्या है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, इसका जो टारगेटेड ग्रुप है वो कौन है, वे बच्चे जिन्होंने 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी या अन्य बीमारियों के कारण अपने माता पिता या परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य को क्या कर दिया है, खो दिया है। ठीक है, तो वो इसके अंडर में आते हैं। अब योजना के तहत मिलने वाले क्या लाभ हैं, तो आर्थिक सहायता मिलती है, एक तो 3,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यह सीधी राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती हैं। आयु सीमा इसमें कितनी है, तो यह सहायता राशि और अन्य लाभ बच्चे के 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक किए जाएंगे। देखो यहाँ पर आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर 18 वर्ष भी आ सकता है, यहाँ पर 25 वर्ष भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। लेकिन आपको याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है उसका लाभ केवल कब तक के बच्चों के लिए मिलेगा, तो 21 वर्ष आयु तक के बच्चों को मिलेगा, मतलब उससे कम नीचे वाले बच्चों को मिलेगा। जब आप 21 साल के से ऊपर हो जाएंगे या वही बच्चे 21 साल से ऊपर हो जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, ये इस योजना का क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। प्लस उसमें क्या मिलेगा, सरकारी नौकरी में आरक्षण की भी बात है। इन अनाथ बच्चों को उत्तराखंड राज्य सरकार की नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का प्रावधान भी किया गया है। शिक्षा और राशन, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की गई है और पैतृक संपत्ति का यहाँ पर संरक्षण करने की भी बात कही गई है। जैसे क्या, जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसकी पैतृक संपत्ति को बचाने पर रोक लगाने का भी नियम है, ताकि कोई रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति बच्चे का हक न मार सके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के आस्पेक्ट से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में तो इसमें कितने लाभार्थी हैं, तो 5025 लाभार्थी हैं, ठीक है। जनवरी से मार्च 2026 तक का धन इसमें क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो खैर ऐसे फैक्ट्स हैं जो वर्तमान एस्पेक्ट में हैं, लेकिन जो ये बाकी फैक्ट्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 अगस्त 2021 को थोड़ा याद रखना, इस दिन क्या हुई थी, इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये क्या है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेंस में इसको कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कहाँ पर करेंगे, शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय और उत्तराखंड राज्य विशेष खंड से ये क्या होता है, ये टॉपिक जुड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, ये कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना है, ठीक है। तो सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है जो कल्याणकारी योजना है, किन के लिए, कमजोर वर्गों के लिए। तो वहाँ पर आप इस योजना का क्या कर सकते हैं, बारे में बता सकते हैं कि राज्य सरकारें संकट के समय सबसे कमजोर वर्ग मतलब अनाथ बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना भारतीय संविधान के DPSP मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं के अनुरूप है। अब आपको मुझे बताना है कि DPSP कौन से भाग में है, ठीक है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कौन है DPSPs हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में, जहां बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पर आप बता सकते हैं कि कैसे वात्सल्य योजना क्या कर रही है, अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है, और वात्सल्य योजना से कैसे ये अनाथ बच्चे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर सुशासन और गवर्नेंस, तो सरकारें बिचौलियों को ख़त्म करने, पारदर्शिता लाने और सही समय पर लाभार्थियों तक पैसा पहुँचाने के लिए तकनीक का उपयोग DBT कर रही है, मतलब DBT डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफ़र कर रही है, जैसा कि वात्सल्य योजना में किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या गुड गवर्नेंस की क्या अवधारणा है, वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपदा प्रबंधन के बाद सामाजिक पुनर्वास, ठीक है। तो कोविड-19 केवल एक स्वास्थ्य आपदा ही नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक आपदा भी थी, ठीक है। वात्सल्य योजना जैसी पहल एक सोशल सेफ्टी नेट मतलब सामाजिक सुरक्षा जाल का काम करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपदा में अनाथ हुए बच्चे श्रम बल या मानव तस्करी का शिकार न हो, और उनका क्या हो पाए, भरण पोषण चलता रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहे वो वेलफेयर स्कीम ऑफ वल्नरेबल सेक्शन की बात हो, गुड गवर्नेंस एंड गवर्नेंस की बात हो, या पोस्ट डिजास्टर सोशल रिहेबिलिटेशन की बात हो, ठीक है। तो चाहे आप इसको ना GS पेपर 3 में जोड़ना चाहें, ठीक है, GS पेपर 2 में जोड़ना चाहें, ठीक है, या फिर GS पेपर 1 में जोड़ना चाहें, तो आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर मानव पूंजी का संरक्षण, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि 3000 रुपये मासिक सहायता से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इन बच्चों का स्वास्थ्य शिक्षा बाधित ना हो, ताकि वे आगे चलकर राज्य के विकास में क्या कर पाएँ, योगदान दे पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये टॉपिक है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये अच्छे से समझ आया होगा। और अगर अच्छे से समझ आया है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो मुझे DPSP इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब देखो ये तो सारी चीज़ें आपके रिवीजन के लिए है ना, ठीक है। ये जो DPSP ये आपको पूरा बता रहा है, चलो छोड़ो इसके बारे में, आप मुझे सब कुछ बता दो इसके बारे में। मतलब देखो पहले तो कौन से भाग में है, ठीक है, फिर कौन से इसमें अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब सारे अनुच्छेद बता दो यहाँ पर, ये सारे जितने भी अनुच्छेद है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से भाग है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ पर बता दो, आप कमेंट सेक्शन में बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। और हर एग्जाम में आपको DPSP से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। और ये एक आपके पास क्या है, एक MCQ है, जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में करना है।
अब जो तीसरी न्यूज़ है ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये वन लाइनर न्यूज़ है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जितेंद्र ठाकुर, देखो जितेंद्र नहीं है, जितेंद्र ठाकुर है। तो जितेंद्र ठाकुर को क्या देने की बात कही गई है, साहित्य भूषण देने की बात कही गई है, ठीक है। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान इनको मंगलवार को, मतलब आज 31 मार्च को क्या करेगा, ये साहित्य भूषण अवार्ड देगा, ठीक है। तो जितेंद्र ठाकुर का जन्म कब हुआ था, अक्टूबर 1955 में देहरादून में हुआ था। और उनकी पहली कहानी 1978 में उस समय की मशहूर पत्रिका सरिका में छपी थी। उन्होंने अवशेष, देखो उन्होंने क्या क्या लिखा है, देखो उन्होंने कितने उपन्यास, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट उपन्यास लिखे हैं। पहला तो हो गया अवशेष, ठीक है, पहला क्या हो गया, अवशेष हो गया, ठीक है। पहला हो गया अवशेष, एक उपन्यास ये हो गया। फिर उड़ान, ठीक है। फिर नीलधारा, ठीक, और चौराहा, ये इनके क्या है, उपन्यास है, ये इनके क्या है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। और दहशतगर्द, एक झूठ एक सच, एक रात का तिलिस्म, चोर दरवाजा, इनके क्या है, कहानी संग्रह है। तो ये बाकी क्या है, इनके कहानी संग्रह है। देखो उपन्यास कौन कौन है, अवशेष हो गया, उड़ान हो गया, नीलधारा हो गया, और चौराहा, इनके क्या है, महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह क्या है, एक झूठ एक सच हो गया, एक रात का तिलिस्म हो गया, चोर दरवाजा हो गया। तो ये क्या है, इनके कहानी संग्रह है। तो ये जो नाम है कौन, जितेंद्र ठाकुर, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप इनको यहाँ पर इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको लंबे टाइम तक क्या हो, ये रिमेंबर रहे, याद रहे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो अक्टूबर कब हुआ था, 1955 में देहरादून में ही हुआ था। और इनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1978 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1978 में हुई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर क्या है, देखो साहित्य गौरव अवार्ड किसे, गजेंद्र और अनिल को मिलेगा साहित्य गौरव सम्मान, ठीक है। तो गढ़वाली भाषा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले यही है कि गढ़वाली भाषा के साहित्यकार व रंगकर्मी कौन, गजेंद्र नौटियाल को उनकी पुस्तक चार रेखड़ा, देखो उनकी पुस्तक क्या है, चार रेखड़ा के लिए 2025 का प्रतिष्ठित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार। देखो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान को और क्या कहते हैं, भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार भी कहते हैं, ठीक है। कौन देगी, उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक मायावती ढकरियाल ने इनकी घोषणा करी है। इनको क्या मिलेगा, तो इनको 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी, सम्मान चिन्ह मिलेगा, अंग वस्त्र मिलेगा। और ये कब मिलेगा, तो ये कल येस्टरडे वाला, कल मतलब जो येस्टरडे को 30 मार्च को हुआ था वहाँ पर मिल गया होगा, ठीक है। वहीं युवा रचनाकार अनिल कार्की, देखो दूसरे कौन है, अनिल कार्की जी हैं। पहले कौन थे, अभी जिनके बारे में पढ़ा हमने, गजेंद्र नौटियाल, और ये क्या है, गढ़वाली भाषा के साहित्यकार हैं, ठीक है। और इनकी कौन सी पुस्तक है, तो चार रेखड़ा, ये याद रखना, इनकी पुस्तक कौन सी है, चार रेखड़ा। क्या है, चार रेखड़ा, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी है, चार रेखड़ा। उसके लिए इन्हें क्या मिल रखा है, 2025 का प्रतिष्ठित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान या भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार मिला है, ठीक है। वहीं जो युवा रचनाकार कौन है, अनिल कार्की जी हैं, उन्हें साहित्य गौरव सम्मान का चंद्र कुंवर बर्थवाल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है उनको, चंद्र कुंवर बर्थवाल पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही कथा साहित्य श्रेणी, उर्दू साहित्य श्रेणी, अनुवाद श्रेणी, युवा साहित्यकार श्रेणी में भी घोषणा करी गई है। लेकिन आपको याद रखना है, एक तो गजेंद्र जी का नाम रखना है, एक अनिल जी का नाम रखना है। और इन दोनों को क्या मिला है, साहित्य गौरव अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार मिला है, ठीक। तो ये मुझे लगता है ये न्यूज़ भी आपके दिमाग में छप गई होगी। अब आगे कौन है, प्रोफेसर दिनेश चमोला और शीशपाल गुसाई जी हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्यकार, देखो अब ये कौन है, हिंदी साहित्यकार प्रोफेसर दिनेश चमोला, इनको क्या कहते हैं, इनका उपनाम क्या है, शैलेश भी है, को उत्कृष्ट बाल साहित्य सृजन सेवा और साहित्यिक योगदान के लिए उत्तराखंड साहित्यिक गौरव सम्मान मंगलेश डबराल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह सम्मान उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार, देखो और दूसरे कौन है, पत्रकार हैं, पहले कौन थे, हिंदी साहित्यकार और प्रोफेसर कौन थे, दिनेश चमोला जी हैं, ठीक है। इनको क्या मिला है, तो इनको क्या मिला है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान मिला है। इनको भी क्या मिला है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान मिला है, ठीक है। और जो कौन है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से उनकी पुस्तक, देखो और इनको क्या नाम है, इनका दूसरे शीशपाल जी की एक पुस्तक है, क्या है, उत्तराखंड उनकी ओर से क्या मिला है, मध्य हिमालय उत्तराखंड की ऐतिहासिक महिलाओं के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उत्तराखंड साहित्य गौरव अवार्ड मिला है। तो ये भी बड़ा ही क्या है, इंपॉर्टेंट एक पुरस्कार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही पुरस्कार क्या हो चुके होंगे, समझ आ चुके होंगे, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी क्या है, बड़े ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं इसका क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जिन जो भी क्या करते हैं PDF नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। वरना आप क्या कर लो, इसका इसको HD क्वालिटी में कर लो, ये 720p में कर लो, ठीक है। और वहाँ पर फिर क्या ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप अपने पास, ठीक है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास इस बार बनेगा ही बनेगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जो अगली न्यूज़ है, अगेन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई SC का व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म जैसे ईसाई और इस्लाम अपनाता है तो उसका SC का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है और उसे SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम, जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है, के तहत कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 341। तो 341 क्या कहता है, इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यपाल के परामर्श से उन जातियों, मूल वंशों और जनजातियों को अधिसूचित कर सकते हैं जिन्हें क्या माना जाएगा, SC माना जाएगा, जिन्हें क्या माना जाएगा, अनुसूचित जाति माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें संसद की भी शक्ति है। अब संसद की शक्ति क्या है भाई, 341(2) है, ठीक है, 341(2) है। इसके तहत क्या है कि केवल संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को जोड़ या हटा सकता है। मतलब जो ऊपर जो 341 वाला क्या है आर्टिकल है, उसमें तो क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श से किसी भी जाति को क्या कर सकते हैं, SC में बना सकते हैं। लेकिन संसद के पास क्या है, 341(2) में क्या है, एक शक्ति है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुसूचित जाति में सूची में बनी गई जाति है ना, उनको जोड़ भी सकता है और उनको हटा भी सकता है, ठीक है। राज्य सरकारें या विधानसभाएं यहाँ बदलाव नहीं कर सकती। तो ये तो खैर आपको पता ही है कि ये सारी चीज़ें कौन करेगा, संसद कर पाएंगी, ना कि कौन, राज्य सरकारें या विधानसभाएं कर पाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को याद रखना है। और यहाँ पर ही क्या होता है कि मेंस में जो प्रीलिम्स में जो क्या बनते हैं, कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं, वहीं पर क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा आपको क्या करना है, ये याद रखना है। फिर आर्टिकल 15(4) और 16(4) की बात करें तो ये अनुच्छेद क्या करते हैं, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण करने की अनुमति देते हैं। कौन, 15(4) और 16(4). अब जरा मुझे बताना कि जो EWS है, EWS जो हमारे पास जो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की बात करता है, ये कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। वो 2 आर्टिकल हैं। वो कितने आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल है। और उन दोनों ही आर्टिकलों के तहत क्या आया है, EWS आया है। क्या आया है, EWS आया है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर जो अनुच्छेद 17 है, जो क्या है, आर्टिकल 17 है, वो क्या करता है, अपरिष्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी को क्या करता है, समाप्त करने की बात करता है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसी अनुच्छेद को लागू करने और छुआछूत भेदभाव को रोकने के लिए SC ST एक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने क्या देख दिए हैं, संवैधानिक प्रावधान देख दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिए हैं, ठीक है। अब जो संविधान का अनुसूचित जाति आदेश 1950 है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब न्यूज़पेपर में आया था तो हमारा काम क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में देखना है, ठीक है। तो मूल स्थिति 1950 की क्या है, जब यह आदेश जारी हुआ था तब केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को ही अनुसूचित जाति मतलब SC माना जाता था। लेकिन इसमें प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और संसद ने कानून में संशोधन किया कि सिख धर्म को मानने वाले दलितों को भी इसमें क्या किया जाए, SC सूची में शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1956 में हुआ था। फिर 1990 में VP सिंह की सरकार के दौरान एक और संशोधन हुआ जिसमें बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को SC का दर्जा दे दिया गया है। तो ठीक है, तो इसमें कौन से 3 धर्म आ चुके हैं, सिख आ चुके हैं, बौद्ध आ चुके हैं और कौन आ चुके हैं, हिंदू आ चुके हैं। अब मेरे मुंह से गलती से क्या निकल गया, जैन निकल गया, लेकिन यहाँ पर जैन नहीं है। थोड़ा सा इस बात को थोड़ा करेक्ट कर लेना कि उसमें जैन नहीं है। कौन केवल अब क्या है, आज की तारीख में केवल कौन है इसमें, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग ही SC हो सकते हैं, ठीक है। तो SC कौन से 3 धर्म के लोग हो सकते हैं, तो हिंदू, सिख और बौद्ध हो सकते हैं, ठीक है। ईसाई, इस्लाम, जैन, पारसी अपनाने पर SC का दर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हालांकि अनुसूचित जनजाति यानी ST के मामले में धर्म की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, वो ST की बात है, ठीक है, वो शेड्यूल ट्राइब की बात है। लेकिन अनुसूचित जाति मतलब SC में ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं है। अब थोड़ा एट्रोसिटी एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है वो कब का है,
1989 का, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन में आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अधिनियम है, ठीक है। तो अधिनियम की संख्या क्या है, तो यह 1989 का अधिनियम है, अधिनियम संख्या 33 है ये, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को थोड़ा अपने दिमाग में डालना कि क्या है, ये अधिनियम 33 का है, ठीक है। पारित होने का वर्ष क्या है, तो 11 सितंबर 1989 है, ठीक है। लागू होने की तिथि तो 30 जनवरी 1990 से ये क्या हो चुका था, लागू हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फैसले के अनुसार चूंकि धर्म बदलने मतलब ईसाई और इस्लाम के बाद व्यक्ति एससी नहीं रहता, इसलिए उसे इस 1989 के एक्ट के तहत क्या नहीं मिलेगी, कोई सुरक्षा और मुआवजा भी क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, जो ST एट्रोसिटी एक्ट है उसकी संख्या क्या है, 33 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित 2 आयोग भी बने थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला है रंगनाथ मिश्र आयोग, ये कब बना था, 2007 में बना था। और इस आयोग ने सिफारिश की थी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को भी SC का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, ठीक है। थोड़ा इस बात को याद रखना। फिर क्या है, KG बालकृष्ण आयोग है, जो ये कब आए थे, 2022 में आया था ये आयोग, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्ण की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसका काम इस बात का अध्ययन करना था कि क्या उन लोगों को SC का दर्जा दिया जाना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से दलित थे लेकिन अब ईसाई और मुसलमान बन चुके हैं। तो ये क्या था, बालकृष्ण आयोग में ये बात करी गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन भी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर हमने 1950 का जो आदेश है, अनुसूचित जाति आदेश है, वो भी पढ़ लिया है। फिर SC ST का एट्रोसिटी एक्ट वाला भी पढ़ लिया है। और जो इससे संबंधित कुछ आयोग हैं, जैसे 2 आयोग हैं, इनको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मेंस के एस्पेक्ट में देखते हैं। तो जो संविधान में अनुसूचित जाति आदेश 1990 का है, इसका जो पैरा 3 सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही क्या माने जाएंगे, SC माने जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी आपके पास कहाँ पर आ सकता है, GS पेपर 2 में, इंडियन पॉलिटी या इंडियन गवर्नेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कानून तर्क बनाम सामाजिक यथार्थ क्या है, तो कोर्ट या तर्क, कोर्ट का तर्क है कि ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों में सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था या छुआछूत की मान्यता नहीं है, इसलिए जब कोई व्यक्ति इन धर्मों को अपनाता है तो वह यह माना जाता है कि जातिगत भेदभाव से वह क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। तो उसे क्या नहीं मिलना चाहिए, SC ST एक्ट का संरक्षण उसे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और सामाजिक पहलू क्या है, क्या धर्म परिवर्तन से वास्तव में भारत में सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाता है। कई समाजशास्त्री का मानते हैं कि धर्म बदलने के बाद भी व्यक्ति का सामाजिक स्तर रातों रात नहीं बदलता है, बल्कि कुछ पीढ़ियों के बाद बदलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक एस्पेक्ट है, ठीक है, जो आपके लिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो ये क्या है, आपके पास एक MCQ है और आपका क्या करना है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और ये बहुत अच्छा एक MCQ है, ठीक है। इससे आपका पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो न्यूज़ है, जो अगली न्यूज़ है वो 5वीं न्यूज़ है और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, ठीक है। कहाँ के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। तो डॉक्टर मुखोपाध्याय को क्या मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है। और इनको क्या मिला है, डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है। और KK बिरला फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले इस सम्मान में क्या मिलेगा, 15 लाख रुपए का तो वो मिलेगा, क्या राशि मिलेगी, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और प्रतीक चिन्ह इनको क्या होगा, भेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कौन से उसके लिए, कौन सी किताब के लिए, तो हर पार्वती कथा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हर पार्वती कथा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने अब तक कितने उपन्यास लिखे हैं, तो 9 उपन्यास लिखे हैं, 11 कहानी संग्रह लिखे हैं और 4 निबंध संग्रह और 2 यात्रा वृत्तांत और 54 भाषाओं की 128 लोक कथाओं का संकलन इनके द्वारा क्या हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो डॉक्टर मुखोपाध्याय, राम कुमार मुखोपाध्याय को आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि इनको क्या मिला है, 2025 का सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, तो हर पार्वती कथा के लिए मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी इनका जो बचपन है, वो जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था, 1956 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके वनडे एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से, ठीक है।
तो ये भी हो चुका है, पाँचवा भी जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। फिर जो छठवीं न्यूज़ है और वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो क्या है, किसानों के बारे में है। कौन से किसान भाई, तो मछली किसानों के बारे में है। तो यह खबर उत्तराखंड पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में मछली पालन को आजीविका और स्वरोजगार को एक मजबूत विकल्प के रूप में विकसित करने की अपार संभावना और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का प्रयासों पर आधारित है। देखो जो ये न्यूज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, ठीक है। इसमें आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात पता चलेगा, जैसे बायोफॉग के बारे में पता चलेगा कि बायोफॉग क्या है, RAS क्या है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, RAS ना, RAS, ठीक है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर और सिस्टम है ये, ठीक है। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है, बायोफॉग के बारे में आपको पता चलेगा। फिर कुछ सरकारी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब की है, 2020 की है, 2020 की है, थोड़ा इसके बारे में पता चलेगा। फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो पता चलेंगी। फिर जो मेंस के एस्पेक्ट से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पता चलेंगी, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या है और कहाँ पर इसको कनेक्ट करोगे, तो GS पेपर 6 में उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या GS पेपर 3 में इसको भारत की अर्थव्यवस्था में एज ए एग्जाम्पल के तरीके से कोड किया जा सकता है। तो संस्थान का नाम क्या है, तो क्या है भाई, शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। कहाँ है, तो ये नैनीताल में, भीमताल में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी, ठीक है। हाल ही में इसे ICAR केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान के रूप में भी अपग्रेड किया गया है। देखो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड फिशरीज रिसर्च को अब नई तरीके से क्या बोलते हैं, तो ICAR कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहते हैं। और ये कब बना था, तो कब बना था, 1987 में बना था। और कहाँ बना था, तो भीमताल नैनीताल में ये बना था, ठीक है। तो ये एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड की राज्य मछली कौन है, तो गोल्डन महासीर है, ठीक है। क्या है, गोल्डन महासीर है। मछलियों की प्रजातियां क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडे पानी में मुख्य रूप से ट्राउट मछली का पालन किया जाता है। देखो आपको कई बार पूछा जा सकता है कि जो ट्राउट मछली वो कैसे पानी की मछली है, तो वो शीत मतलब जो ठंडे पानी की क्या है, मछली है, ठीक है। और जो तराई क्षेत्र हैं, जो तराई इलाके हैं, जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ पर कौन सी मछली पाई जाती है, तो कार्प मछली पाई जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखो कितना अच्छे से पता चल गया कि शीत जो वो है ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों की जो मछली है, मतलब जो ठंडे पानी में जो मछली मिलती है उस मछली का नाम क्या है, ट्राउट फिश है। और जो गर्म इलाकों में मिलती है, मतलब जो तराई इलाकों में मिलती है, उसका नाम क्या है, कार्प है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से। अब थोड़ा इसको अगर आप इनके थोड़ा सा अगर साइंटिफिक नेम देखोगे तो गोल्डन महसीर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टॉर पुटिटोरा है इसका नाम, ठीक है। संरक्षण स्थिति क्या है, तो ये IUCN के जो रेड लिस्ट की इंडेंजर्ड में आती है, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति है ये। अब इसमें कुछ तकनीकी शब्दावली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इन तकनीकों का उपयोग करके क्या हो रहा है, एक्वाकल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। जो मत्स्य पालन है उनको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। जैसे RAS है, मैं आपको बता भी चुका था, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है, या बायोफॉग तकनीक का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से। तो ये आपके पास आ सकता है, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायोफॉक्स का संबंध किससे है, ठीक है, तो मत्स्य पालन से है। या RAS मतलब रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है ये, ठीक है। फिर जो ब्लू रेवोल्यूशन है, तो आपको पता ही है कि मत्स्य पालन उत्पादन में तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं, नीली क्रांति कहते हैं, या ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। अब थोड़ा सा सरकारी योजनाओं के बारे में बात करें तो देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब की है भाई, तो 2020 की है, ठीक है। कब की है, 2020 की है। अब इसका जो लक्ष्य 1 है और लक्ष्य 2 है ना, ये कभी भी आपके पास कैसा आ सकता है, कथन कारण तरीके से आ सकता है। तो कथन 1 में क्या है कि 2024-25 तक राष्ट्रीय मछली उत्पादन को 22 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ाना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्य 2 क्या है कि प्रति व्यक्ति मछली खपत को 5 किलो से कितना करना है, 12 किलो करना है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि एक तो 2024-25 तक राष्ट्रीय मछली उत्पादन को 22 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ाना है, 22 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ाना है। देखो इस डिजिट को अपने दिमाग में रखना। और प्रति व्यक्ति मछली खपत को कितना करना है, 5 किलो से 12 किलो करना है, ठीक।
ये इंपॉर्टेंट है। फिर राज्य की सब्सिडी, उत्तराखंड राज्य मत्स्य इनपुट योजना के तहत मछली पालकों खासकर महिलाओं और आरक्षित वर्गों को फीड और आधुनिक तकनीक मतलब जैसे RAS हो गया, चाहे क्या हो गया बायोफॉक हो गया, क्या हो गया बायोफॉक हो गया, के लिए 50% तक की सब्सिडी क्या दी जा रही है, प्रदान की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट के लिए, ठीक है, प्री के एस्पेक्ट के लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा मेंस में अगर इसको आप कनेक्ट करना चाहें तो कहाँ पर कर सकते हैं, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है GS पेपर 3, ठीक है, GS पेपर 1 भूगोल में, और उत्तराखंड का है जैसे GS पेपर 5 और GS पेपर 6 में क्या कर सकते हैं आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, माइग्रेशन आ जाता है, ठीक है, मतलब पलायन आ जाता है। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, पलायन है। कृषि जोत छोटे होने के कारण पारंपरिक खेती बहुत लाभदायक नहीं होती है। ऐसे में मछली पालन युवाओं के लिए क्या हो जाएगा, स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा और अच्छा साधन है, ठीक है। पहली चीज़ तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आय में वृद्धि की बात करें तो आधुनिक तकनीकों जैसे बायोफोक या RAS का उपयोग करके कम जगह से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। इसी से क्या होगा, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है उसमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आया होगा, चाहे आप माइग्रेशन की बात करें चाहे आय में वृद्धि की बात करें, तो ये हो सकता है। फिर जो जोग्राफिकल एडवांटेज है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्राउट मछली है वो कहाँ पर मिलती है भाई, ठंडे पानी में मिलती है, और जो कॉर्क मछली है वो कहाँ पर मिलती है, तो मैदानी इलाकों में मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड को प्रकृति में विविधतापूर्ण जलवायु दी है, तो जैसे पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ के ठंडी पानी में ट्राउट जैसी उच्च मांग और महंगी मछलियों का पालन बहुत सफल है, ठीक है। और मैदानी और तराई क्षेत्र जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून में यहाँ कॉर्प और पंगेसियस, देखो पेंगेसियस या कॉर्प मछलियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकती है। तो देखो 3 मछलियों के बारे में तो हम यहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो 2021 का आपका पेपर था वहाँ पर क्या आया था कि 5 ऐसी मछलियों के नाम बताओ जो उत्तराखंड में मिलती है। तो 3 मछलियाँ तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी, चाहे आप इसको ट्राउट मछली बोलो, कॉर्प मछली बोलो या पांगेसियस मछली बोलो। अब 2 मछलियों के नाम आपको क्या करना है, मुझे कहाँ पर बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। अब सरकारी प्रयास और क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर रही है, तो मीडिया और संबंधित लोग उड़ीसा के CIFA संस्थान जाकर आधुनिक पद्धतियों का अध्ययन कर रहे हैं और कैसे वहाँ इस चीज़ को उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया जाए उसको भी देख रहे हैं, ठीक है। राज्य के विकास के लिए बेस्ट पार्टीज मतलब जो क्या हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का आदान प्रदान और किसानों का तकनीक प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सब्सिडी और बजट के माध्यम से क्या दे रही है, इनको बढ़ावा दे रही है। फिर कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है, तो एक तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पहाड़ों में परिवहन और कोल्ड स्टोरेजों की क्या है, कमी है भाई, ठीक है। कभी भी आपको अगर ऐसी चीज़ों में चुनौतियां लिखने के लिए आती है ना, तो सबसे पहले तो परिवहन है, ठीक है। फिर क्या है, कोल्ड स्टोरेज है जो उनकी भी क्या है, कमी है। फिर आधुनिक तकनीकी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले बीज, मछली के बच्चे और फीड की जानकारी का क्या है, यहाँ पर अभी भी क्या देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मार्केटिंग और सप्लाई चेन का व्यवस्थित ना होना, ये भी क्या है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर चुनौतियाँ हैं और इनको क्या है दूर करने की आवश्यकता है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, मछली पालन और आजीविका और स्वरोजगार को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो जरूर करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक। अब जो 7वीं न्यूज़ है ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, कि पौड़ी के किमोली और चमोली गांव में खुदाई के दौरान मिली क्या, प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। तो पौड़ी जनपद के किमोली और चिलोली गांव में एक प्राचीन जल स्रोत के सौंदर्यकरण की खुदाई के दौरान भगवान गणेश और नाग देवता के अलंकृत शिवलिंग की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में ले लिया गया, जिन्हें पुरातात्विक विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। देखो जो यहाँ के ग्राम प्रधान थे ना, उन्होंने तुरंत किसको बताया, ये पुरातात्विक विभाग को बताया,
ठीक है। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि लोगों के अंदर कितनी अच्छी जागरूकता है कि अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा हेरिटेज साइट मतलब हेरिटेजियल चीज़ मिल गई है हमें, ठीक है, जो हमारे क्या है प्राचीन सभ्यता से जुड़ी है, क्यों ना उसको किसको दिया जाए, पुरातात्विक विभाग को दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है। अब ये तो देखो प्रीलिम्स में तो सीधे सीधे यही आ सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा गाँव था जहाँ पर खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियाँ मिली, तो किमोली और चिलोली था, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रीलिम्स से यही आ सकता है, लेकिन मेंस के लिए क्या हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ कहाँ पर देखो, चाहे आप जीएस पेपर 1 की बात करें, वहाँ पर आप इसको एज एग्जाम्पल के तरीके से बात कर सकते हैं, या जीएस पेपर 5 में उत्तराखंड के इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड की मूर्तियों और धार्मिक इतिहास क्या है। गढ़वाल क्षेत्र में शिवलिंग और गणेश जी की मूर्तियों का मिलना इस क्षेत्र में प्राचीन मध्यकाल से ही शैव और गणपत्य संप्रदाय की गहरी जड़ों की क्या करता है, पुष्टि करता है। और कभी भी ना आपका उपयोग है, मतलब आपके उपयोग के लिए कि कहाँ कौन कौन से टॉपिक पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड की मूर्तिकला पर, धार्मिक मान्यताओं पर, या इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर हालिया परमाणु के अगर बारे में पूछा जाता है आपको मेंस में, तो वहाँ पर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किमोली गांव पौड़ी में नवीनतम पुरातात्विक खोज हुई है, ठीक है। और वहाँ से क्या मिले हैं, तो भगवान शिव और भगवान गणेश की क्या मिली है, मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, किमोली और चिलोली गांव में, ठीक है। फिर जल स्रोतों से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत, ये मूर्तियाँ एक पुराने जल स्रोत के पास मिली हैं। उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही नौले, धारों और कुंडों पारंपरिक जल स्रोतों का अत्यंत पवित्र को क्या माना जाता है, अत्यंत पवित्र माना जाता है, और उनके आसपास देवी देवताओं की स्थापना की गई। देखो कभी आपने देखा होगा कि गढ़वाल में कभी शादियाँ होती है ना, तो जब शादी के बाद जो फीमेल होती है ना, जो फीमेल आती है, मतलब जो भी वधू होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उन एक पूजा होती है कहाँ पर, जल स्रोतों में, ठीक है। तो इतना महत्व है, मतलब इतना पवित्र माना जाता है। उपयोग क्या है, उत्तराखंड में पारंपरिक जल संरक्षण, ठीक है। जल और संस्कृति के अंतर संबंध, जल और संस्कृति में क्या अंतर संबंध है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप फिर से इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि हमको ऐसी जगहों से क्या मिला है, पुरातात्विक या प्राचीन क्या मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, जो क्या दिखाता है, जो संस्कृति और जल के बीच में क्या दिखाता है, एक अंतर संबंध दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, महत्व क्या है इसका, कि राज्य में कई प्राचीन मूर्तियों और मंदिर अपेक्षित अवस्था में या चोरी का शिकार हो चुकी हैं। स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा तुरंत पुरातात्विक विभाग को सूचित करना और विभाग द्वारा मूर्तियों को हेरिटेज भवन में ले जाना संरक्षण का एक क्या है, सकारात्मक उदाहरण है। मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर क्या हुआ है, ग्राम प्रधान जी ने क्या करा है कि वो जो मूर्तियाँ मिली है वो तुरंत किन्हें दे दी, पुरातात्विक विभाग को दे दी, ठीक है। तो उत्तराखंड में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की चुनौतियों और सरकार के प्रयास, स्थानीय जागरूकता और संस्थागत प्रयासों में तालमेल के और धरोहर को बचाया जा सकता है। कैसे, जैसे इन ग्राम प्रधान ने बचाया है, तो इनकी भूमिका से अगर आप इसको क्या कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, तो वहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब जो अगली न्यूज़ है वो प्रज्ञानम से संबंधित है, और प्रज्ञानम क्या है, एक एआई चैटबॉट है, ठीक है। ये एआई चैटबॉट है और इसकी शुरुआत किसने करी है, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने करी है। तो उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आयुर्वेद के लिए क्या बनाया है, प्रज्ञान नामक आधुनिक चैटबॉट बनाए हैं, ठीक है, ताकि जो नई पीढ़ी के युवा हैं उनको क्या दिया जाए, यह ज्ञान दिया जाए, ठीक। तो किसने विकसित किया, तो श्रीदेव सुमन ने विकसित किया, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने विकसित किया, ठीक है। किस पहल के तहत किया, तो विश्वविद्यालय की वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च के पहल पे ये बनाया, ठीक है। और किसने इसको लॉन्च किया, तो गुरमीत सिंह जी अपने क्या है, राज्यपाल हैं उन्होंने। मुख्य विषय क्या है, ये थीम क्या है इसका, तो वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण, आयुर्वेद, भारतीय गणित, संगीत और नाट्य शास्त्र और दर्शन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा अगर आप इसको मेंस में या देखना चाहें तो आप इसको एज अ केस स्टडी या एज अ एग्जाम्पल की तरीके से बता सकते हैं कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, अपने जो जटिल प्राचीन ज्ञान है उसे हम क्या सरल भाषा में परिवर्तित कर या आम जन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है, ठीक है।
यहाँ पर जो भारतीय इतिहास और समाज संस्कृति से अगर आप इसको जोड़ते हैं तो टॉपिक क्या है, जैसे भारतीय संस्कृति, प्राचीन साहित्य और धरोहर का संरक्षण। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, नाट्य शास्त्र की प्रासंगिकता और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुँचाने की चुनौतियाँ, प्रज्ञानम जैसे डिजिटल पहले, भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने और उसे वैश्विक स्तर पर प्रमाणित रूप से सुलभ बनाने का एक क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल है या बेहतरीन साधन है, ये भी हो गया। फिर जैसे ई लर्निंग या शिक्षा प्रणाली में क्या 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 और बेहतर हो सकता है, जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो वही कहती है ना कि जो आधुनिक शिक्षा है उसको क्या करना है, भारतीय जड़ों से जोड़ने की बात कही जा रही है, तो वही क्या कर रहा है, प्रज्ञानम चैट बोर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर जो अगली न्यूज़ है वो है 33वें उमेश डोभाल स्मृति सम्मान से समारोह से रिलेटेड है और अल्मोड़ा में आयोजित हो रही है। तो अल्मोड़ा में आयोजित 33वें उमेश डोभाल स्मृति समारोह में कपिलेश भोज को क्या मिला है, कपिलेश भोज को उनके साहित्यिक योगदान के लिए उमेश डोभाल स्मृति सम्मान और वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा को पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें जो प्रीलिम्स के तथ्य हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे उमेश डोभाल स्मृति सम्मान किसे मिला है, तो कल्पेश भोज को मिला है, और कौन से क्षेत्र में मिला है, तो साहित्य क्षेत्र में मिला है। फिर राजेंद्र रावत राजू, देखो इस नाम को थोड़ा याद रखना और इसको मेंस में भी आप कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि राजेंद्र रावत राजू हैं जो स्मृति जन सरोकार सम्मान किशन सिंह मलड़ा को पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें वृक्ष प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें क्या जाना जाता है, वृक्ष प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। फिर गिरीश तिवारी गिरदा है गिरीश तिवारी गिरदा स्मृति जन कवि सम्मान किसे मिला है, तो यमुना राम को मिला है। ठीक है, प्रसिद्ध रंगकर्मी है ये। ठीक है, थिएटर आर्टिस्ट है। फिर कहाँ पर ये आयोजन हुआ, तो अल्मोड़ा में जिला पंचायत सभागार में हुआ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, हाँ, तो डोभाल स्मृति समारोह ये कल्पेश भोज हो गए या फिर क्या हो गए, किशन सिंह मलड़ा हो गए। किशन सिंह मलड़ा को क्या मिला था, तो राजेंद्र रावत राजू स्मृति जन सरोकार सम्मान मिला था। ठीक है, और किशन सिंह मलड़ा को ही क्या कहते हैं, वृक्ष प्रेमी भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक MCQ है, इसका आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो अगली न्यूज़ है वो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करी गई है, किसको, उत्तराखंड को करी गई है। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जैसे क्या है, यमुनोत्री रेल प्रोजेक्ट है, डोईवाला से बड़कोट तक, बड़कोट, और इसकी लंबाई कितनी है, 102 किलोमीटर की है, और इसमें कितनी सुरंगें बनेंगी, तो 20 सुरंगें बनेंगी। ठीक है, फिर हवाई कनेक्टिविटी चिन्याली सौड़ एयर स्ट्रिप, जो चिन्याली सौड़ है वो वहाँ की जो एयर स्ट्रिप है वो कहाँ पर है भाई, कौन से जिले में, उत्तरकाशी में है। ठीक है, सी प्लेन हो गया, राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जा रही है, तो टिहरी झील में की जाएगी। ठीक है, सड़क और अन्य जो रेल मार्ग है जैसे RRTS है, इसे मेरठ से बढ़ाकर अब उत्तराखंड के कई शहरों में लाया जाएगा। ठीक है, कि कहीं नहीं, किन 2 शहरों में लाया जाएगा, तो हरिद्वार और ऋषिकेश में लाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो गया, टनकपुर और बागेश्वर रेल लाइन हो गई। तो ये क्या है, रोड कम रेल टनल है ये। ठीक है, मतलब रोड और रेल दोनों ही एक जैसी टनल है ये। अब डिफेंस इक्विपमेंट हब कहाँ कौन से स्थान चुने गए, तो देहरादून, हरिद्वार और कोटद्वार। देखो ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से 3 स्थान हैं जहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट हब बनाने की बात करी गई है, तो कौन है, देहरादून, हरिद्वार और कोटद्वार है। फिर दिल्ली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने की बात करी गई है, काशीपुर को, रुद्रपुर को और पंतनगर को। ठीक है, फिर यहाँ पर वही है कि टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट की बात करी गई है, ये क्या करेगा, बिजली की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया गया है। फिर सुरकंडा देवी जो मंदिर है वहाँ पर क्या करी गई है, थोड़ा सा इसके एस्पेक्ट में कि जैसे सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ पर है, टिहरी में है, तो ये पूछा जा सकता है कि सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप इसको मेंस में कहाँ पर करेंगे कनेक्ट, तो GS पेपर 5 और GS पेपर 6 में इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का आर्थिक सामाजिक विकास हो गया या उत्तराखंड का भूगोल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन हो गया, तो वहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो बुनियादी ढांचा और पर्यटन विकास की बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे जैसे यमुनोत्री रेल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग, जरा इसके बारे में जरा डिटेल में कहाँ पर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन कितनी लंबी है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, कब तक इसका प्रस्तावित वो है। ठीक है, मतलब कब तक बन सकती है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात है, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, हवाई हो गया, हवाई मतलब जैसे सी प्लेन की बात करी गई थी। ठीक है, तो राज्य को अगर 12 महीने क्या करना है, ऑल वेदर टूरिज्म को की नींव रखनी है, तो वहाँ के लिए क्या हो जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या एम्प्लॉयमेंट की बात है, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियल हब की बात है, जैसे कोटद्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर क्या डेवलप करना है, तो डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करनी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे कोटद्वार की बात करो, चाहे देहरादून की बात करो, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फौजी रिटायर्ड लोग मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से भी एक एस्पेक्ट हो सकता है गवर्नमेंट का कि यहाँ पर क्या कर दिए, इनको क्या बनाने की बात कर दी है, डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई है, ठीक है। इससे फिर क्या होगा, माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन की अवधारणा बढ़ेगी और माइग्रेशन कम होगा, ठीक है। फिर सामाजिक महत्व भी है ही। उत्तराखंड क्या है, एक बॉर्डर राज्य है, मतलब सीमांत राज्य है, और ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन हो गई या जो अपनी एयर स्ट्रिप हो गई, वो केवल नागरिकों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है ना। फिर पर्यावरण चुनौतियों और सतत विकास भी है, जैसे 20 सुरंगें बनना है, ठीक है। तो वहाँ पर मेंस में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से क्या हो रहा है, इकोलॉजी को कैसे नुकसान पहुँच रहा है, तो वहाँ पर ये बन सकता है, ठीक। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। तो वहाँ के लिए क्या है, ये 2 MCQ हैं और आपको इनका क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, देखो ये तो पार्ट 1 है, एक और पार्ट बनेगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, जो क्या है 25 से 31 तक की न्यूज़ को कवर करेगा, ठीक। तो अब दूसरा पार्ट कल आ जाएगा, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। फिर इसको क्या कर लेंगे, अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।